तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और पिछली क्लासों में हमने विद्युत के बारे में पढ़ लिया था कि विद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, विभव क्या होता है। इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। यहाँ तक कि हमने ओम का नियम भी पढ़ लिया था। ओम के नियम में हमने जो प्रतिरोध की निर्भरता का टॉपिक है वो भी हमने पढ़ लिया था कि प्रतिरोध किस किस चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला निर्भर करता है लंबाई पर, दूसरा करता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तीसरा करता है ताप पर और पदार्थ पर कि उस तार का पदार्थ कैसा है। ठीक है, और आज जो हमारा टॉपिक है वो उन सब चीज़ों से उस अगले क्रम में टॉपिक का नाम है प्रतिरोधकों का संयोजन। अब प्रतिरोधक क्या होते हैं? जिनमें प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध के लिए बनाए जाते हैं उन्हें हम प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोधक कोई भी हो सकता है। ठीक है, और आज हम देखेंगे कि जो प्रतिरोधक होते हैं उनका संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। इतनी देर हमने देखा विभवांतर क्या होता है, धारा क्या होती है, ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध क्या है और यह किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, और आज हम देखेंगे कि प्रतिरोधकों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, और इसके दो प्रकार होते हैं और इन दोनों प्रकारों में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है, उन सूत्र की व्युत्पत्ति हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान, बड़े जोश, बड़े आशा के साथ आपको इस वीडियो को देखना है और यहाँ से पूरी चीज़ें सीख के ही जाना है। मैं यहाँ पर आपको एक दो आंकिक प्रश्न भी कराऊंगा, श्रेणी क्रम पर आधारित और पाठ्यक्रम पर आधारित, दोनों पर आधारित मैं आपको आंकिक प्रश्न भी आपको मैं कराने वाला हूँ। तो ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, अब हमने जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो प्रतिरोधकता है वो किसी भी प्रतिरोध की एक गुण होता है। जिस प्रकार से हम पढ़ाई करते हैं, हम पढ़ाई में मान लीजिए इंटेलिजेंट हैं, तो हमारा पढ़ाई में लेवल क्या है उसको नापने के लिए हम आईक्यू नापते हैं। क्या नापते हैं? आईक्यू देखते हैं कि बच्चे का आईक्यू कितना है, उससे हमें पता चलता है कि इसकी पढ़ाई कितनी खतरनाक है। उसी प्रकार से प्रतिरोध के अंदर भी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे हमें पता चलता है कि इसका प्रतिरोध के अंदर कितना लेवल है, किसका प्रतिरोध ज़्यादा है, और उस लेवल को ही हम प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, ये उदाहरण मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि प्रतिरोध के अंदर एक ऐसा लेवल होता है जिसे हमें पता चलता है कि कौन सा जो प्रतिरोध है वो खतरनाक है, कौन सा पदार्थ खतरनाक है, उसके लिए हम प्रतिरोधकता को देखते हैं। और प्रतिरोधकता का मात्रक मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब कुछ पदार्थ होते हैं जैसे धातुएं होती है, मिश्रातुएं होती है और कागज जैसे पदार्थ होते हैं, उनकी प्रतिरोधकता के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम ये पढ़ेंगे कि प्रतिरोधकों का संयोजन। अब धातुएं जो होती है ना, उनकी जो प्रतिरोधकता है, धातुओं की जो प्रतिरोधकता है, धातुओं की जो प्रतिरोधकता है ना, वो दोस्तों जो होती है वो लगभग 10⁻⁻6 ओम मीटर से 10⁻⁻8 ओम मीटर तक होती है। ठीक है, ये इतनी ही होती है धातुओं की प्रतिरोधकता। माइनस में मतलब बहुत कम होती है। धातुएं हमेशा विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक विद्युत की सुचालक धातु, तो आपको नाम लेना है सीधा चांदी का। ठीक है, और सबसे कम कौन सी है? सबसे कम है पारा। ये कुचालक है, कम नहीं है, ये कुचालक ही है। ठीक है, कुचालक जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, और जो कागज जैसे पदार्थ होते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, जैसे कांच होता है, कागज होता है, उनकी जो प्रतिरोधकता है वो होती है 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻18 ओम मीटर तक। यानी इनकी प्लस में है और वो भी 10⁻12, मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिरोधकता होती है। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है। ठीक है, ये चर्चा थोड़ी सी करनी थी। और इसी के अंदर एक टॉपिक और था वो था मिश्रातुओं की जो प्रतिरोधकता है वो उनके अवयवी धातुओं, जैसे मान लीजिए पीतल है तो पीतल दो धातुओं से मिलकर बनती है, एक होता है कॉपर, एक होता है जिंक। ठीक है, अब जो कॉपर और जिंक की जो विद्युत है, जो प्रतिरोध है,
उस प्रतिरोध से ज़्यादा जो प्रतिरोध है वो उस पीतल का होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि मिश्रातुओं का प्रतिरोध उनकी अवयवी धातुओं के मुकाबले ज़्यादा होता है और इसीलिए मिश्रातुओं का जो है वो उच्च ताप पर उपचयन नहीं होता। उपचयन ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब उसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव नहीं होता है, ठीक है। और मिश्रातुओं का उच्च ताप पर उपचयन नहीं होने के कारण ही क्या होता है, उनका उपयोग कई चालकों में किया जाता है, जैसे विद्युत टोस्टर में किया जाता है, विद्युत हीटर में किया जाता है, बल्ब में किया जाता है। बल्ब में एकमात्र किसका उपयोग किया जाता है, बल्ब में तो एकमात्र टंगस्टन का उपयोग किया जाता है और किसी का नहीं किया जाता, क्योंकि वो क्या है, वो मिश्रातु है। इसका जो गलनांक है वो 3380 डिग्री होता है, ठीक है, 3380 सेंटीग्रेड ये इसका गलनांक होता है और इसीलिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। अब ये तो थी हमारे प्रतिरोधकों के बारे में चर्चा। एक सारणी है उसमें अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकता दी हुई है, वो आपको मिल जाएगी अपनी किताब में। अब हम देखते हैं प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधक कई प्रकार के होते हैं, उनका अलग अलग तरीके से संयोजन किया जाता है। जैसे कुछ को सीधे क्रम में एक लगा दिया गया, ये तो मान लीजिए एक लगा दिया, ठीक है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर दो लगाने हो तो उनको इस प्रकार से लगा सकते हैं, या तो क्रम में, या फिर इस प्रकार से लगा सकते हैं, उसके नीचे एक लगा दिया, एक ही बिंदु पर इनको जोड़ दिया। ये दोनों अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है। इस प्रकार को तो कहते हैं श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। प्रतिरोधकों का संयोजन दो तरीके से किया जाता है, श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों के पहले प्रतिरोधक का सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से व दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा होता है। यानी इस प्रतिरोध का पहला सिरा जो है वो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है, जुड़ा है ना। और इसी तरह दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। यानी इसमें जो प्रतिरोधकों के जो सिरे हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अलग अलग नहीं होते। और जो श्रेणी पार्श्वक्रम होता है, इसमें क्या अंतर है, इसमें जो है वो प्रतिरोधकों के सिरे एक ही बिंदु पर संयोजित होते हैं। देखिए ये पहला प्रतिरोध है R1, ठीक है, और ये दूसरा प्रतिरोध है R2, ये तीसरा प्रतिरोधक है R3। ये सब तीनों एक ही जगह पर जुड़े हैं। ये होता है समांतर क्रम या पार्श्वक्रम। समांतर क्रम या पार्श्वक्रम में तीनों एक दूसरे के समांतर होते हैं। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। यानी इन तीनों का प्रतिरोध क्या, तुल्य प्रतिरोध क्या है, औसत प्रतिरोध क्या है। एक ऐसा प्रतिरोध का मान जिससे हम अगर यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दें इन तीनों हटाकर तो परिपथ वैसा का वैसा बना रहे, एक ऐसे मान को ढूंढने का जो सूत्र है उसकी हम अब व्युत्पत्ति करेंगे। किस नियम के सहारे, ओम के नियम के सहारे हम श्रेणी क्रम व पार्श्वक्रम में सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है श्रेणी क्रम व पार्श्वक्रम में, किस नियम के अनुसार, ओम नियमानुसार, ठीक है, ओम नियम के अनुसार। पहले हम देखते हैं कि श्रेणी क्रम में सूत्र की व्युत्पत्ति किस प्रकार से की जाती है। अब ये परिपथ आपके सामने बना हुआ है, R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है, ठीक है। एमीटर किसको मापता है, अमीटर किसको मापता है, अमीटर धारा को मापता है। किसको मापता है, धारा को। ये यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और ये कुंजी लगी हुई है। कुंजी चालू है या नहीं, अगर चालू नहीं है तो हमारा परिपथ नहीं बनेगा, हम सूत्र की व्युत्पत्ति नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने इसे चालू कर दिया है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। और यहाँ पर विभवांतर लगा दिया है, वोल्ट मीटर लगवा दिया है, नॉट विभवांतर, वोल्ट मीटर लगवा दिया है। और ये तीन प्रतिरोधक जुड़े हैं। ये है श्रेणी क्रम का सर्किट। अब देखिए श्रेणी क्रम की क्या विशेषता है कि श्रेणी क्रम में जो है पूरे परिपथ में धारा का मान जो है, धारा I जो है वो पूरे परिपथ में समान रहती है। चाहे इस प्रतिरोधक में गिन लीजिए धारा, ये एमीटर जो है वो यहाँ पर आप ऐसे लगा सकते हैं,
एमीटर यहाँ लगा के इसमें धारा का मान नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर ये एमीटर ऐसे लगा कर धारा का मान नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर ऐसे लगा कर धारा का मान नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर कर लीजिए। आप देखेंगे कि श्रेणी क्रम में हर जगह धारा का मान समान होता है। किसका मान समान होता है? धारा का मान श्रेणी क्रम में समान होता है। लेकिन जो विभवांतर है, विभवांतर, ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो ये बैटरी के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आएगा ना वो बैटरी के बराबर आएगा। और इस पर देखेंगे तो अलग आएगा, इस पर देखेंगे तो अलग आएगा, इस पर देखेंगे तो अलग आएगा। लेकिन इन तीनों में संबंध क्या होगा कि जो यहाँ पर विभवांतर आ रहा है वो इन तीनों विभवांतरों का योग होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो विभवांतर का मान आएगा वो इन तीनों जगह वाले प्रतिरोध विभवांतरों का जो योग है वो यहाँ पे आएगा। इस बैटरी का जितना विभवांतर होगा वो इसके बराबर होगा और ये इन तीनों योगों, इन तीनों प्रतिरोधकों के विभवांतर के योग के बराबर होगा। ठीक है, फिर से समझिए एक बार। यहाँ पर हम वोल्ट मीटर लगवाते हैं और विभवांतर देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आ गया V। ठीक है, V। अब ये जो V है ना, ये मान लीजिए हम यहाँ पर वोल्ट मीटर लगवाते हैं पहले। तो यहाँ पर मान लीजिए विभवांतर आ गया V1, यहाँ पर आ गया V2, यहाँ पर आ गया V3। अब इन तीनों का जो योग है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर लिख सकते हैं विभवांतर जो है अलग अलग प्रतिरोधकों में अलग अलग होता है। अलग अलग प्रतिरोधकों में विभवांतर अलग अलग होता है। अब ये जो विभवांतर होता है, कुल तीनों का जो कुल विभवांतर है वो यहाँ पर अगर हम वोल्ट मीटर लगवाते हैं तो उसके बराबर आएगा। यानी V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इस बैटरी का जितना भी विभवांतर होगा उस बैटरी का विभवांतर इन तीनों के योग के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ना V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। मैंने आपको जो जो बातें बताई हैं वो एकदम सही निकलेगी। ठीक है, तो V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर होता है IR। वीर मैंने आपको बताया था वीर, V और I के बीच में बराबर का चिन्ह, वीर हो गया आपका। ठीक है, तो वीर। ओम का नियम अगर हम इसमें लगा दें, हम लिखेंगे समीकरण 1 में ओम का नियम लगाने पर, समीकरण 1 में ओम का या ओम नियमानुसार लिख सकते हैं, ओम नियमानुसार हम देखेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं, आगे देखिए यहाँ पर V बराबर होता है IR। तो V बराबर यहाँ पर लिख देंगे IR। R हम श्रेणी क्रम में देख रहे हैं तो हम इसको RS लिख सकते हैं। श्रेणी क्रम को इंग्लिश में कहते हैं सीरीज। ठीक है, इसीलिए हम लिख सकते हैं RS। ठीक है, और जो समांतर क्रम होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल, और इसको डिनोट करते हैं RP से। समांतर क्रम का जो प्रतिरोध है उसको RP से और श्रेणी क्रम को RS से। तो V बराबर होता है IR, तो इसका ये हो जाएगा IRS। यानी R जो है सीरीज में, श्रेणी क्रम में जो है हम ये प्रतिरोध को, तुल्य प्रतिरोध को RS से डिनोट करते हैं। तो V बराबर होता है IR और यहाँ पर हम ओम का नियम लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा IR श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। ठीक है, फिर V1 बराबर क्या हो जाएगा? V1 बराबर हो जाएगा IR1। चूंकि धारा तो सब में समान रह रही है इसलिए हम I लिखते जाएंगे, और प्रतिरोध अलग अलग है इसीलिए हम R2 R3 लिख देंगे। और V2 बराबर क्या होगा? V2 बराबर होगा IR2। V3 बराबर होगा IR3। I सब में कॉमन आ रहा है तो I कॉमन ले लेंगे। ये सीरीज का प्रतिरोध हो गया, I कॉमन आ गया और ये बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया और ये बच गया R सीरीज यानी श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब क्या है कि श्रेणी क्रम में अगर आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आपको ये सूत्र लगाना है। तुल्य प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध को
नीचे छोटा एस से प्रयुक्त करते हैं और फिर हम आगे जितने भी प्रतिरोध है उन सब का योग कर देते हैं। और इस श्रेणी क्रम में जितना भी प्रतिरोध निकलता है वो किसी भी संयोजन में जितना भी प्रतिरोध निकलता है उन सबसे ज़्यादा प्रतिरोध जो है वो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में निकलता है। ठीक है, कितने भी प्रतिरोध यहाँ पर लगे हुए हो इन सब के मानों से ज़्यादा, इन सब के कितने मान हैं उन सब से ज़्यादा यहाँ पर आएगा। ठीक है, ठीक है। तो हमने श्रेणी क्रम में सूत्र की व्युत्पत्ति कर ली, यानी सूत्र का निर्माण कर लिया। अब एक बार फिर से मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ कि श्रेणी क्रम में क्या प्रक्रिया होती है। श्रेणी क्रम में जो है प्रतिरोधकों के सिरे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसमें धारा समान होती है और अलग अलग प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के प्रतिरोधकों पर विभवांतर अलग अलग होता है। उन सभी प्रतिरोधकों के विभवांतर का योग बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है। इसीलिए हम लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 और V1 V2 V3 क्रमशः R1 R2 R3 के विभवांतर हैं और V बराबर हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम का नियम लगा देंगे, V बराबर IR, तो यहाँ पर आ जाएगा IRS, यानी सीरीज में श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध है वो। ठीक है, और V1 बराबर हो जाएगा IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। ठीक है, फिर I कॉमन आ जाएगा, I कट जाएगा और ये प्रतिरोध बच जाएगा, तुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितने भी प्रतिरोध होते हैं उतने लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमने कर ली श्रेणी क्रम में सूत्र की व्युत्पत्ति। अब आपको मैं एक दो उदाहरण करा देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए पूरी, आपको आगे दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो चलो एक उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण मैं सर्किट बना लेता हूँ पहले। ठीक, सर्किट बना लेते हैं पहले, सर्किट बना लेते हैं। अब यहाँ पर बना लेते हैं, देखिए थोड़ा और कर लेते हैं। देखिए ये सर्किट बना रहा हूँ मैं। आपका क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है आपका 3 ओम 4 ओम 5 ओम के प्रतिरोधक किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस संयोजन को एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से कि 3 ओम 4 ओम और 5 ओम, यानी हमें 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं। पहला प्रतिरोध है 3 ओम, दूसरा है 4 ओम, तीसरा है 5 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस संयोजन को 6 वोल्ट यानी विभवांतर है 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर यानी V1 V2 V3 ज्ञात हमें करने हैं। तो हम पहले सर्किट बना लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या हमें करना है और किस तरह से करना है। ठीक है, सर्किट बना लेते हैं। ये 3, ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध और ये एमीटर हो गया, ये बैटरी हो गई। ठीक है, बैटरी एक लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ये कुंजी लगाएंगे और ये हमारा सर्किट बन गया। पहला है प्रतिरोध 3 ओम का, दूसरा है 4 ओम का, तीसरा है 5 ओम का और ये कुंजी हमने चालू कर दी है। और बैटरी है हमारी कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की। और ये एमीटर हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। ठीक है, ये हमारा सर्किट बन गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें धारा ज्ञात करनी है। पहले हमें धारा ज्ञात कैसे करेंगे, हम यहाँ पर ओम के नियम का प्रयोग करेंगे, V बराबर IR। अब इसमें हमें अगर धारा ज्ञात करनी है तो हमें जो पूरा परिपथ है इसका पूरा प्रतिरोध ज्ञात करना होगा, क्योंकि हम एक एक करके तो ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पूरी धारा समान होती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इन सब का पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध को RS से डिनोट करते हैं और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का सूत्र होता है RS बराबर R1 प्लस R2। अभी हमने जो है सूत्र की व्युत्पत्ति की थी। तो RS इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R1 अपना है 3 ओम,
R2 है अपना 4, R3 है अपना 5, तो 5 4 9 3 12, ये अपना तुल्य प्रतिरोध हो गया 12 ओम इस परिपथ का। यानी कहने का मतलब यह है, अगर हम इन तीनों को हटाकर सिर्फ 12 ओम का प्रतिरोधक लगा दें तो वही परिपथ बना रहेगा, वही धारा बनी रहेगी। अब हमें ज्ञात क्या करना है, आई ज्ञात करनी है पूरे परिपथ की। तो आई, इस आर को हम नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा V/R। V हमें दे रखा है 6 वोल्ट, आर हमने निकाल लिया 12 एम्पियर, ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2, कुल मिला के 5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर भी ज्ञात कीजिए, यानी V1 V2 V3। तो धारा हमने निकाल ली है और धारा की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी। अब V1 क्या होता है, ओम का नियम लगाएंगे तो IR1 हो जाएगा, IR1। तो I 1/2 लिख सकते हैं, R1 हमारा 3, ये 3 लिख दिया तो 3/2 हो गया, 2 एकम 2 और 2 पंजो 10। तो पहला विभवांतर आ गया, पहले प्रतिरोधक के सिरे पर जो विभवांतर है इसके, वो है 1.5 वोल्ट का। दूसरा विभवांतर ज्ञात करते हैं, दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, तो ये हो जाएगा IR2। I है 1/2, R2 है 4, ये हो जाएगा 2 वोल्ट का। तीसरे पे ज्ञात करते हैं V3, तो ये हो जाएगा IR3। I है 1/2, R3 है 5, करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 वोल्ट। हमें पता है V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, और V है हमारा 6 और V1 है 1.5, 2.5, 2। इन सब को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6, बराबर है ना। तो इन सब का योग जो है वो इसके बराबर होता है। ये हमने चेक किया है कि हमारे जो उत्तर आए हैं वो सही है क्या। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया प्रैक्टिस करने के लिए और समझा भी दिया कि किस तरह से क्या प्रक्रिया होती है। अब हम देखते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोधकों का जो सूत्र है वो क्या होता है, और एक उदाहरण भी हम साथ में देखेंगे। अब देखिए, ये है एक समांतर क्रम में लगे हुए प्रतिरोधकों का एक सर्किट, ठीक है। इसमें हमने 3 प्रतिरोध लगा रखे हैं, R1 R2 R3, ठीक है। ये एमीटर लगा हुआ है, ये बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी का विभवांतर है V, और ठीक है, और एमीटर मान लेंगे, एमीटर की जो कुल धारा है वो मान लेंगे हम I, ठीक है। अब समांतर क्रम की क्या विशेषता है वो देखिए कि समांतर क्रम में जो है ये जो अलग अलग जो प्रतिरोध हैं, ये जो अलग अलग आपको प्रतिरोधक दिए हुए हैं R1 R2 R3, इन सब के ऊपर विभवांतर जो है वो समान होता है। क्या होता है, विभवांतर जो है वो समान होता है। कहीं पर भी आप वोल्ट मीटर अगर इन दोनों के बीच में लगा लें, यहाँ पर लगा लें, यहाँ पर लगा लें हैं, यहाँ पर लगाते हैं, तो आपको जो है वो समान ही मिलेगा, सारे मान आपको समान ही मिलेंगे। लेकिन जो धारा है वो यहाँ पर जो आपको धारा मिलेगी ना, यहाँ पर धारा, उस धारा का मान अगर आप इन तीनों पर एमीटर लगा के ऐसे देखते हैं, ए एमीटर इन तीनों पर ऐसे लगाकर देखते हैं क्रम से, तो इन तीनों के ऊपर जो धारा का मान आएगा, इन तीनों के ऊपर जो धारा का मान आएगा ना, यहाँ पर आएगा I1 I2 I3, इन तीनों का योग इस कुल धारा के बराबर होगा। ये है समांतर क्रम की विशेषता। श्रेणी क्रम में धारा समान थी, समांतर क्रम में धारा का योग, कुल परिपथ की कुल धारा का योग, तीनों प्रतिरोधकों में अलग अलग धाराएं जो है उनका योग कुल परिपथ की धारा होती है, ठीक है। और जो विभवांतर होता है समांतर क्रम में वो समान होता है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो पूरे परिपथ की जो कुल धारा है वो तो है I, और इन तीनों परिपथों में प्रतिरोधों में बहने वाली धाराएं क्रमशः R1 में बहने वाली धारा मान लेते हैं I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है। तो हम लिख सकते हैं कि ये धारा जो है कुल धारा वो I बराबर होती है I1 प्लस I2 प्लस I3। ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, यही मिलेगा आपको, ठीक है।
अब अगर हम यहाँ पर ओम का नियम लगा देते हैं, मान लीजिए ओम का नियम लगा देते हैं। ओम का नियम कहता है I बराबर होता है V बट्टे R। चूंकि विभवांतर समान है तो हम V को नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हम I बराबर लिख देते हैं V बट्टे R P मतलब पैरेलल, समांतर क्रम का सूत्र, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस समीकरण में ओम का नियम लागू करने पर या ओम का नियम लगाने पर, ठीक है, तो I बराबर होता है V बट्टे R और I1 बराबर हो जाएगा V बट्टे R1। चूँकि हम विभवांतर समान है, इसमें कोई बदल नहीं कर सकते हैं। और I2 बराबर हो जाएगा V बट्टे R2, I3 हो जाएगा V बट्टे R3। V कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बट्टे RP। ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो VV है ये दोनों गुना में इसीलिए कट जाएगा, तो ये हो जाएगा RP बराबर हो जाएगा R1 बट्टे R2 बट्टे R3। तो समांतर क्रम में जो है वो सूत्र की व्युत्पत्ति कुछ इस प्रकार से होगी। एक बार आपको मैं विस्तारित से फिर से बता देता हूँ, फिर हम एक उदाहरण देखें। मान लेते हैं हम इसमें प्रतिरोध हैं R1 R2 R3। चूंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है इसलिए हम विभवांतर मान लेते हैं V है, और परिपथ की कुल धारा मान लेते हैं I है, या I छोटा सा P लिख सकते हैं इसकी तरह से, ठीक है। और अलग अलग प्रतिरोधों में क्रमशः धाराएं I1 I2 R3 है। चूंकि इन तीनों में जितनी भी धाराएं बह रही है उन सब का योग इस धारा के बराबर होगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसमें हम अलग अलग ओम का नियम लागू करते हैं, तो I बराबर होता है V बटे R, I1 बराबर हो जाएगा V बटे R1, I2 बराबर हो जाएगा V बटे R2, I3 बराबर हो जाएगा V बटे R3। फिर इन सब में V कॉमन आ रहा है इसलिए हम यहाँ पर V कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा I 1 बटे RP, यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये V कट जाएंगे और जो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध का सूत्र निकलेगा वो होगा 1 बटे RP बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ठीक है। अब समांतर क्रम की विशेषता क्या है कि इन तीनों का जो भी प्रतिरोध होगा, इन तीनों का जो क्रमशः इसका मान लीजिए 2 ओम है, इसका 3 ओम है, इसका 4 ओम है। अब जो यहाँ पर जो आएगा ना वो 1 से कम आएगा, 2 से कम आएगा, 3 से कम आएगा, ठीक है। यहाँ पर जितने भी प्रतिरोध होंगे उन सब से कम यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर जितने भी होंगे उन सब से कम यहाँ पर आएगा। यानी कहीं पर भी अगर आपको कम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो आप उन प्रतिरोधकों का समांतर संयोजन कर सकते हैं। अब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो मुख्य अंतर है वो क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, समझ लीजिए ऐसे। अब जो समांतर क्रम है ना उसमें अगर एक यहाँ पर मान लीजिए 3 उपकरण लगे हुए हैं, कोई हीटर है, कोई बल्ब है, कोई और टीवी मान लीजिए। अगर यहाँ पर ये बल्ब खराब हो जाता है तो ये दोनों चलते रहेंगे, ये दोनों चलते रहेंगे। लेकिन जो श्रेणी क्रम है उसमें अगर एक भी सिस्टम खराब हो जाता है तो जो और सिस्टम लगे हुए हैं वो भी खराब हो जाते हैं। और इसीलिए जो समांतर क्रम है उसका उपयोग हमारे घरों में किया जाता है। हमारे घरों में किस संयोजन का उपयोग किया जाता है? समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम का क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि श्रेणी क्रम में अगर एक सिस्टम खराब हो जाता है या एक उपकरण खराब हो जाता है तो अन्य सारे उपकरण भी खराब हो जाते हैं और परिपथ टूट जाता है। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है। दूसरा, जो श्रेणी क्रम है उसमें धारा समान रहती है। अगर आप श्रेणी क्रम में विद्युत हीटर या विद्युत बल्ब लगाते हैं तो बल्ब को कम धारा की आवश्यकता होती है जबकि विद्युत हीटर को बहुत ज़्यादा धारा की आवश्यकता होती है। तो बल्ब तो ठीक जलेगा लेकिन हीटर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इन दोनों को अलग अलग धारा की आवश्यकता होती है परंतु इन दोनों को अलग अलग धारा नहीं मिल पाती है, एक जैसी धारा मिल पाती है और इसीलिए वे ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो समांतर क्रम होता है उसमें अलग अलग धारा होती है। तो अगर यहाँ पर विद्युत हीटर लगाते हैं, अगर यहाँ पर आप बल्ब लगाते हैं और टीवी लगाते हैं तो ये तीनों अच्छे से काम करेंगे, तीनों चाहे उतनी धारा ले सकते हैं,
ठीक है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में दूसरा अंतर यह है कि श्रेणी क्रम में अगर अलग अलग प्रतिरोधकों के बहुत सारे यंत्र जोड़े जाएं तो वे ठीक से काम नहीं कर पाती हैं, उनको अलग अलग धारा की आवश्यकता होती है। जबकि समांतर क्रम में अगर अलग अलग प्रतिरोध की चीज़ें जोड़ी जाए तो उनको अलग अलग अपनी आवश्यकता के अनुसार धारा मिल पाएगी और वे अच्छी तरह से काम कर पाती हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम इन दोनों में मुख्य अंतर यही होता है। अब हम आइए देख लेते हैं एक समांतर क्रम का उदाहरण देख लेते हैं, बहुत ही सरल सा उदाहरण देख लेते हैं। एक आपको मैं उदाहरण कराता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है। अभी 2022 का जो 10th क्लास का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आया हुआ है। ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ये बिंदु है। यहाँ पर जो है ये मान ली मैंने यहाँ पर प्रतिरोध नहीं बनाया, यहाँ पर बनाते हैं फिर से। ये कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पर हमें प्रतिरोध भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने मान लीजिए एक ये प्रतिरोध लगा दिया। चित्र थोड़ा ख़राब बना है पर आपको क्या करना है, आपको तो समझना है, ठीक है। ये ए बी सी ये कट है, ठीक है, ये कट है, ये है, ठीक है। ये मान लीजिए 2 ओम का है, ये मान लीजिए 3 ओम का है, ये मान लीजिए 4 ओम का है, ठीक है। अब जो है वो तीनों जो हैं, अब आपको प्रश्न आ जाएगा बी व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब ये न तो श्रेणी क्रम में है, ये न समांतर क्रम में। आपको यहाँ पर एक सिंपल सा कार्य करना है। वो करना क्या है कि इन दोनों तारों को सीधा कर देना है ऐसे, और फिर ये हो जाएंगे और ये यहाँ पे सीधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे, और ये बीच में रह जाएगा 4 ओम वाला। ये 4 ओम का हो गया, ये 2 ओम का हो गया, ये 3 का हो गया, ये बी, ये सी हो गया, ए बीच में सीधा हो ही गया। अब आपको आसानी हो जाएगी। ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं तो इनका कुल प्रतिरोध हो जाएगा 3 + 2 यानी 5, और नीचे जुड़ा हुआ है 4 ओम यानी समांतर क्रम में। समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/RP = 1/R1 है हमारा 5, 1/R2 है हमारा 4, लैसे लेंगे निकलेगा 20, 20 का 5 में भाग जाएगा 4 बार, 4 का 20 में भाग जाएगा 5 बार। ये RP ऊपर आ गया तो ये भी ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 5 + 4 9, भाग जाएगा 2 बार, 2 बार जाता रहेगा। ये आपका ओम आ गया, ये आपका तुल्य प्रतिरोध आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेगी। और अगर आप अन्य विषय पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कम्युनिटी में पूछूंगा कि आपको अन्य विषय पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी हाँ में वोट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।